चलिए तो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या है? कहता है इट इज ए वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो सिंपली एक वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन ये है। तो प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली यदि हम एक वायर को कनेक्ट कर दे दो फिक्स्ड एंड से और इस वायर में कहीं भी प्लग या कहीं भी एक किंक प्रोड्यूस किया तो एक तरह से वेव जनरेट होता है। तो ये जो वायर है जिसके ऊपर वाइब्रेशन हो रहा है पार्टिकल्स का, जिसको हमने यहां पर क्रेस्ट और ट्रफ से रिप्रेजेंट किया, तो ये जो लाइन या एक वायर है इसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कहते हैं। तो इस वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मान लो एक्स है, तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपेगेशन वाई के अलोंग होगा। तो देयर इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द direction of propagation of wave and also perpendicular to the direction of electric field। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपेगेशन जेड के अलोंग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन हो जाता है। अब ये जो वेव पैटर्न बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपेगेशन वाई, तो इसको पिक वैल्यू से दिखा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपेगेशन जेड, इसी तरह से वाई के अलोंग पिक वैल्यू को आप रिप्रेजेंट करते जाओ तो ये आपको डायरेक्शन दे रहा है वाई जेड। इसी तरह से मान लो कि आपने जेड को जेड डैश कर दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जेड डैश के अलोंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई डैश हो गया, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये पिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं और इन सब के पिक वैल्यू को मिलाओ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन हो जाता है। इस तरह से वेव पैटर्न मिलता है। अब यहां पर ये जो वेव पैटर्न मिला तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स है और एक वेव कंप्लीट होने का टाइम पीरियड टी, यहां एंगल 0, यहां पाई, यहां 2 पाई, एक कंप्लीट वेव के लिए लेमडा। तो यहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस होगा के 2 पाई बाई लेमडा, जिसको हम लोग एंगुलर वेव नंबर भी कहते हैं और प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। एंड ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी, ठीक। और ये सॉरी रेडियन पर मीटर, नॉट पर सेकेंड, रेडियन पर मीटर, और ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो पूरे वेव को हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखते थे, यदि इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ए तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपेगेशन y के अलोंग है, इसके एम्पलीट्यूड को ई नॉट से रिप्रेजेंट किया तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका वैल्यू 2 पाई बाई टी, के प्रोपेगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाई लेमडा, एक्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और टी टाइम। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब यही हमने यहां पर भी दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपेगेशन वाई के अलोंग, जो कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो यहां पर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन एक्स के अलोंग है, वो रिप्रेजेंट किया। अब मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपेगेशन जेड के अलोंग, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड का बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, और यहां पर ये ई वाई बी जेड ये सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ई नॉट बी नॉट एम्पलीट्यूड और पिक वैल्यू, ओमेगा बता दिया 2 पाई/टी के प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग एंगुलर वेव नंबर भी कहते हैं। अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग वाई एक्सिस, तो ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन क्या होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, और ये एक ट्रांसवर्स वेव देगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को टाइम वेरिंग इक्वेशंस लिखते हैं, और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर और ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो जैसे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलॉन्ग दिखाया, आप वाई दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपगेशन आप वाई के अलॉन्ग कर सकते हैं या निगेटिव वाई कर सकते हैं। इसी तरह से जेड के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलॉन्ग कर सकते हैं। इसका मतलब वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वाई को निगेटिव वाई कर दो, जेड को निगेटिव जेड कर दो, लेकिन ये सारे वेव का जो प्रोपेगेशन एक्स उस पर परपेंडिकुलर होगा। अब यहां पर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए सिंपली हम लोग एक चीज दिमाग में रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने किससे किया, साइन से किया। तो y इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या लिखा, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका मतलब दोनों में साइन, कोई फेज डिफरेंस नहीं, इसलिए ई एंड बी ऑलवेज ऑसिलेट्स इन द सेम फेज। अब ई और बी का जो रिजल्ट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, वाई के अलॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड का जेड के अलॉन्ग, तो वाई और जेड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो जे कैप क्रॉस के कैप क्या आएगा, आई कैप। इसका मतलब वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इसलिए लिखा ई एंड बी आर सच दैट ई क्रॉस बी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जे कैप क्रॉस के कैप किधर होगा, आई कैप, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के लॉन्ग। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट करता पॉजिटिव, और इसका डायरेक्शन इसका हम लोगों ने एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिखा भी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इंटरचेंज कर सकते हैं वाई जेड के फॉर्म में, लेकिन वो सब एक्स पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब यहां पर इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल व्यू से देखते हैं कि कैसे इसका एग्जिस्टेंस हुआ, कहां से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुआ। तो इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया, यहां पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। अब चार्जिंग कंडीशन से हम लोगों को पता चलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस कहां से। तो यहां पर एक पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारा नेगेटिव प्लेट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। इसको मार्क कर रहे हैं, कलर बदल देते हैं। यहां पर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये प्लेट हमारा पॉजिटिव है, ये प्लेट हमारा नेगेटिव है। इसके बीच हम लोग जानते हैं इंसुलेटिंग मीडियम होता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, करंट का फ्लो होता थ्रू द कनेक्टिंग वायर, और ये जो करंट है इसको हम लोग कंडक्शन करंट कहते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू द कनेक्टिंग वायर नोन एज कंडक्शन करंट, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब डी क्यू बाई डी टी। ये डी क्यू बाई डी टी होगा। अब यहां से ये चार्ज का फ्लो हुआ, इसके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम है। तो एक लेमैन की तरह ऐसे समझे कि इसके बीच में तो गैप है, कनेक्शन तो है नहीं, किसी तरह का कनेक्टिंग वायर नहीं है, तो कहता है इसमें किसी तरह का करंट का फ्लो नहीं होगा। तो जब करंट का फ्लो नहीं हुआ तो इसका मतलब यदि कंटिन्यूअस फ्लो है तो स्टडी होगा, अब बीच में ब्रेक कर गया तो नॉन स्टडी।
तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था हमारा? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। यही था। इसका मतलब यहां पर ये फेल कर जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए? स्टडी स्टेट के लिए। यह स्टडी स्टेट तो आया नहीं, यहां पर ब्रेक हो गया। तो इस मैक्सवेल्स मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ फेल कर गया, तो मैक्सवेल ने कहा कि नहीं, एम्पियर सर्किटल लॉ को हम लोग यूज कर सकते हैं जहां स्टडी स्टेट होगा। अब उसने देखा यहां पर एक नया ऑब्जर्वेशन, इसके बीच में जैसे एक मैग्नेटिक निडल को प्लेस किया तो उस निडल में डिफ्लेक्शन हो गया। तो डिफ्लेक्शन ये शो कर रहा है देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड। यहां बीच में निडल को प्लेस किया तो इस निडल में उसने डिफ्लेक्शन दिया। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस हुआ। अब कहते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस हुआ ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो डी फाई ई बाई डी टी। इसका मतलब यहां से जो पॉजिटिव प्लेट से फिर लाइंस यहां पर लिंक्ड हो गए, और यही हम लोगों को एक नया करंट का एग्जिस्टेंस बताया, और इसी का नाम हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट दिया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? इसका मतलब यह है कि लूप L1 तक कंडक्शन करंट के कारण होगा, और जो इसके अंदर लूप बनेगा डिस्प्लेसमेंट करंट, फिर आउटसाइड यहां पर कंडक्शन करंट। तो आप यहां कह सकते हैं कि यहां कंडक्शन करंट और यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट, फर्दर यहां पर कंडक्शन करंट। तो आप इसको एम्पियर सर्किटल लॉ को मैक्सवेल्स के फॉर्म में, या मैक्सवेल ने जो इसको बताया, इसलिए आप यहां पर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। तो टोटल करंट यहां पर फॉर लूप L1, यदि हम L1 लूप ले लेंगे तो कंडक्शन करंट होगा। इसी तरह से लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर लूप L2। और यदि हम इसको सम कर दे, एक कॉमन रिजल्ट निकाले, तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट मीन्स आईसी प्लस आईडी। तो लूप L1 जब लिखेंगे तो आईडी 0, और लूप L2 लिखेंगे तो आईसी 0। इसका मतलब कंडक्शन करंट का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होगा। यह भी हम लोग चेक करके देखेंगे। क्लियर? तो यहां पर मैक्सवेल का मॉडिफिकेशन हो गया, और ये फाइनली हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो यहां पर इनकंसिस्टेंसी आया, और ये फाइनली हमने क्या लिखा? लूप L1 के लिए म्यू नॉट आईसी कंडक्शन करंट, लूप L2 के लिए हमारा क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो लूप L2 में कंडक्शन करंट नहीं है, इसलिए 0 लिखा। क्लियर? अब लूप L2 क्या हो गया? देयर इज नो कंडक्शन करंट, तो आप इसको क्या लिखोगे? म्यू नॉट आईडी लिखोगे। क्लियर? इसका मतलब यहां पर मॉडिफिकेशन क्या बना इसका? बोलिए, कौन सा करंट आ गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर? तो म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी लिखा हमने, तो यहां पर आईसी कंडक्शन करंट, और आईडी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और जिसका वैल्यू क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट टर्म्स आ जाएगा। इसलिए यहां पे जब भी आपसे पूछा जाए कि कंडक्शन करंट का वैल्यू, तो कंडक्शन करंट आईसी इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सिंपली, और डिस्प्लेसमेंट करंट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसके लिए मीडियम एप्सिलॉन नॉट, जो कि कैपेसिटर के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम है, इसलिए वहां पर हम लोग एप्सिलॉन नॉट टर्म यूज करेंगे। क्लियर हो गया?
तो इस तरह से यहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करेगा तो वो क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यहां पर फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब चार्ज को यदि हम एक्सलेट करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन होगा। अब डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइन कर सकते हैं, इट इज दैट करंट which comes into existence in addition to the conduction current, कंडक्शन करंट के साथ आता है और जिसका वैल्यू क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम। अब पहला क्वेश्चन की इज डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू कंडक्शन करंट, तो हमने कहा कि इक्वल होता है, तो आप मैथमेटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमने क्या प्रूफ किया, अभी आईडी का वैल्यू हमने क्या लिखा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई dt, एप्सिलॉन नॉट d बाई dt। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, तो E इंटू एरिया एप्सिलॉन नॉट d बाई dt, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया बिकम्स चार्ज, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कंडक्शन करंट। इसका मतलब कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है। क्लियर, यही है, मैथमेटिकली प्रूफ किया हुआ है। चलिए अब आ जाए मैक्सवेल्स के चार इक्वेशन बन जाएंगे। पहला इक्वेशन क्या बनेगा, जो हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ा, गॉस लॉ, आइसोलेटेड पोल या मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब जितना नॉर्थ से फिर लाइंस निकलते हैं वो साउथ पे टर्मिनेट होकर के और फिर बिटवीन द पोल्स साउथ टू नॉर्थ फिर लाइंस हो जाते हैं इनसाइड द डाइपोल। इसका मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलता है उतना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पे टर्मिनेट करता है और वो एक क्लोज लूप बनाता है, इसलिए बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। थर्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, बोलो जल्दी से, हाँ इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू क्या था, जल्दी से बताओ, डी फाई बाई डी टी था ना। अब इंड्यूस ईएमएफ को हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में पढ़ रखा है, याद होगा, V इज इक्वल टू ई डॉट डी एल पढ़ा था, तो ये क्या बन जाएगा, E डॉट डी एल। इसका मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डी फाई, और ये क्या था, मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसलिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मैक्सवेल्स के थर्ड इक्वेशन हो जाएंगे। तो थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल का देखो क्या आ गया, E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ठीक, फोर्थ इक्वेशन क्या बना आज, जो एम्पियर्स सर्किट लॉ फेल हो गया, तो मैक्सवेल्स का मॉडिफिकेशन बना, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट मींस आईसी प्लस आईडी। तो ये फोर्थ बन गया। ये चार इक्वेशंस को मिला करके मैक्सवेल्स फोर इक्वेशन कहते हैं। यदि आपके एग्जाम में आएगा कि राइट मैक्सवेल्स फोर इक्वेशंस, ये चारों इक्वेशन आपको लिखना है। क्लियर, अब आ जाए, अभी हमने आपको कहा कि जब चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं तो उस कंडीशन में जब चार्ज पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड वाइस वर्सा। इट मींस एन एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये लिखा है। एन एक्सेलरेटेड चार्ज शुड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चार्ज का जब फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करेगा तो क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करेगा तो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो वाइस वर्सा,
इसका मतलब चार्ज ऑसिलेट करेगा हार्मोनिकली, जिसका फ्रीक्वेंसी 1/√LC, या न्यू फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2π√LC। क्लियर? ठीक, तो सिंपली एक लाइन में यदि आपसे पूछा जाए व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो क्या आंसर आएगा? एन एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर? अब आ जाए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और इसी से हम सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने लिखा EY इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के। मैग्नेटिक फील्ड को अलोंग Z एक्सिस लिखा B0 साइन ओमेगा टी माइनस के, इसी फॉर्म में लिखा। अब कहता कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ध्यान से, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हम इस वाले इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो E0 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में तो N2 माइनस के। अब राइट हैंड साइड में क्या? मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विथ टाइम, तो मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये B0 साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और ओमेगा टी का ओमेगा, कॉस कैंसिल हो गया। अब क्या बन गया देखो, E0 बाई B0 क्या बना? ओमेगा बाई के। ओमेगा को क्या लिखते? 2π न्यू, और के को 2π बाई लेमडा। न्यू लेमडा क्या देगा? स्पीड, यही रिजल्ट निकाला। इसलिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ टू द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और आरएमएस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका वैल्यू ओमेगा बाई के बराबर होता है। समझ में आ गया? ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता भाई? अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वायरिंग विथ टाइम गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा तो क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस। फिर वैसे ही देखिए हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करो, तो मैग्नेटिक फील्ड B0 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस के इज इक्वल टू राइट साइड में μ0 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, तो E0 साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और इनटू ओमेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो एक कॉस वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया, तो क्या बचा? B0 के, माइनस कैंसिल हो गए, μ0 एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। अब देखो यहां पर μ0 और E0 भी है। μ0 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या बना? B0 बाई E0 और K बाई ओमेगा। इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दीजिए, E0 बाई B0, और इसको भी रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो E0 बाई B0 C है, अभी प्रूफ किया हमने, और ओमेगा बाई के, और यहां लिखा भी है देखो ओमेगा बाई के क्या है? C। ये दोनों क्वांटिटी क्या बन गया? C स्क्वायर। तो यही देखो रिजल्ट आ गया, C स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अंडर रूट μ0 एप्सिलॉन नॉट। μ0 का वैल्यू जानते हो 4π इंटू 10⁻7, एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन यदि फ्री स्पेस में होगा तो इसका वैल्यू ये आएगा। अब यदि यहां पर
इसी को हम लोग प्रॉपर्टीज के फॉर्म में भी देख लेते हैं। यहीं पर हमने यह बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन हो रहा है, जिसमें पिक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का ई नॉट, मैग्नेटिक फील्ड का पिक वैल्यू बी नॉट। ठीक, तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देखो, यहां पर फिगर से हमने ड्रॉ करने का कोशिश किया है कि जो वाइब्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का वो एक साथ हो रहा है। इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू सेम प्लेस पे होगा, सेम टाइम पर होगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक वैल्यू एक्वायर कर लिया और मैग्नेटिक फील्ड का पिक वैल्यू एक्वायर कर लिया और दोनों के बीच में कोई टाइम लैग होगा। देयर इज नो टाइम डिफरेंस। ठीक, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये एक्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक, प्रॉपर्टीज ये आगे। सेकेंड प्रॉपर्टीज अभी जस्ट थर्ड, सीज का वैल्यू हमने 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का रूट बताया। यदि आप इसको मीडियम में निकालोगे तो मटेरियल मीडियम में निकालोगे तो μ0 की जगह पर क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक, अब ये चूंकि वेव फॉर्म में लिखा आपने, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब वेव इक्वेशन के फॉर्म में होगा तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगा कि बहुत सारे वेव ट्रेन यदि एक साथ मूव करते हैं तो सबके डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन होता है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी कैरी करता है जिसका प्रोपेगेशन स्पेस में होता है, और ये एनर्जी जो डिवाइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली होगा। ठीक, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो गया वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां मैग्नेटिक फील्ड वैनिश वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करता है प्लेस टू प्लेस, और यहां पर ऑप्टिकल इफेक्ट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जब लिखते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइट वेक्टर कहते हैं, इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है। E0/B0 का रेशियो C के इक्वल, और C का वैल्यू 3 × 10⁸ है, तो E0 का पिक वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसको प्रोपेगेट करने के लिए किसी तरह के मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? अब यहां पर नॉन जीरो एक्सेलरेशन, ठीक, ये सब प्रॉपर्टीज दिमाग में रखना है। अब यहां पर मैथमेटिकली टी का वैल्यू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, कहां है वो, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, और यदि मीडियम में लिखेंगे तो √μ एप्सिलॉन लिखेंगे। एनर्जी इक्वली डिवाइडेड, अभी जस्ट बताया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, पड़का है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। मैग्नेटिक फील्ड ये। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपसे प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल होते हैं, तो आप इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हो। कोई भी यदि आपने यू ही लिखा 1/ε0 पिक वैल्यू के टर्म में लिख दोगे या RMS के फॉर्म में, तो C का वैल्यू क्या है, E0/B0, जिससे E0 का वैल्यू क्या आ गया, बोलो E0 का वैल्यू TB0 होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट T² B0² होगा। T² का वैल्यू क्या था, μ0 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, क्या आ गया, B0²/2 μ0, देखो इसके इक्वल हो गया। इसी तरह से मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, वहां पर फिर B0 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दोगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाए। अब टोटल एनर्जी दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, और एवरेज वैल्यू ये आ जाता है। नेक्स्ट आ जाए इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक, तो यहां पर इंटेंसिटी ये लिखा, टोटल
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब इसको एनर्जी डेंसिटी के टर्म में लिखोगे तो एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर एनर्जी डेंसिटी यूई से रिप्रेजेंट होगा, तो यहां या यू एवरेज, और ये वॉल्यूम, वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हो। ध्यान से, एनर्जी डेंसिटी को सपोज हमने यूई से रिप्रेजेंट किया या यू एवरेज हो भी आप ले सकते हो। इनटू हमने क्या किया, पहले तो ये इक्वेशन था, पहले हमारा इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी एम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एवरेज एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी हो गया। वॉल्यूम को एरिया इनटू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव लिख देते एल, ए इंटू टी, ए और ए कैंसिल हो गए, और एवरेज एनर्जी डेंसिटी यहां पर आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर हो गया, और डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, वही यहां लिखा। इसलिए इंटेंसिटी को हम लोग सी इंटू एवरेज एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, फोर्थ पॉइंट मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम लोग कैसे लिखते हैं, एनर्जी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते m इंटू सी इंटू सी, इट इज द मोमेंटम, देन मोमेंटम बिकम्स एनर्जी पर यूनिट स्पीड, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। क्लियर? तो ये सब पैरामीटर दिमाग में रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक, अब आ जाए हर्ज एक्सपेरिमेंट, जो एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। यहां पर दो कॉपर और जिंक प्लेट लिया, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ये कॉपर और जिंक प्लेट, इसको दो स्फीयर्स के, ये मेटल रॉड है, इसको दो स्फीयर से कनेक्ट किया। ये दोनों स्फीयर, मेटल स्फीयर्स, ये ब्रास के होते हैं, हाईली पॉलिश्ड होता है। इसलिए पॉलिश्ड होता है कि इसके बीच में जो गैप है, जो एयर है, वो एयर में इजीली आयोनाइजेशन हो सके। अब इन दोनों स्फीयर को इंडक्शन कॉइल के साथ, मतलब मेटेलिक रॉड जो ये सेगमेंट है, इसको इंडक्शन कॉइल के साथ कनेक्ट कर दिया। इंडक्शन कॉइल इसलिए लिया जाता है कि ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेगा, इसलिए इंडक्शन कॉइल लेते हैं। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है, इसको स्फीयर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इंडक्शन कॉइल से हाई वोल्टेज डेवलप होगा, इस स्फीयर के सराउंडिंग में जो भी एयर है वो आयोनाइज हो जाएगा। S1 और S2 के सराउंडिंग जितने भी एयर है वो आयोनाइज हो जाएंगे यहां पर। अब यहां पर जब आयोनाइजेशन होगा S1 के सराउंडिंग, S2 के सराउंडिंग, तो ये आयोनाइज्ड मैटर, ये हमने आपको दिखाया आयोनाइजेशन। तो ऑब्वियसली इसमें एक स्पार्किंग होगा, प्लस माइनस, देयर इज सम स्पार्क। अब इस स्पार्क को डिटेक्ट करने के लिए यहां पे हर्ज ने एक डिटेक्टर को लगा दिया। ये जो स्पार्क है वो किस फॉर्म में, वही डिटेक्टर हम इसके बाद कनेक्ट करेंगे। ठीक, अब जैसे ही वहां डिटेक्टर रिंग के फॉर्म में है, वो डिटेक्टर वहां पर S1 डैश और S2 डैश है। अभी हमने कहा कि इस पर S1 के सराउंडिंग जो एयर है वो आयोनाइज हो रहा है, इस फिर S2 के सराउंडिंग जो एयर है वो भी आयोनाइज होगा। अब ये जो आयोनाइजेशन हुआ, देयर इज सम स्पार्क प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको वो मेटल रिंग डिटेक्ट कर रहा है।
तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन होता है। अब इसको हर्ज ने जो अपने लेबोरेटरी में फाइंड किया, इसका फ्रीक्वेंसी उसने फाइंड किया। अब इसका फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू, तो यहां पर ये जो इंडक्शन कॉइल है ये इंडक्टेंस का वैल्यू दिया, और ये जो प्लेट्स है ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव जो एयर आयोनाइज हुए ये कैपेसिटर की तरफ बिहेव किया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 1/2 पाई अंडर रूट LC, और ये वैल्यू उसने निकाला 5 × 10⁻7 हर्ज, और C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, तो लेमडा C इज इक्वल टू C बाई न्यू C3 × 10⁸, और ये 5 × 10⁻7, तो 6 मीटर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन उसने ऑब्जर्व किया। ये प्रोपेगेशन उसको लेबोरेटरी में मिला, तो यहां पर सराउंडिंग एयर में ऐसा यदि स्पार्किंग होता रहे, इस तरह से एयर आयोनाइज होता रहे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन सेवरल किलोमीटर्स तक हो सकता है। ये हर्ज का ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था। क्लियर? अब यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जितने भी है उसका आपको एक टेबल हमने बना दिया है। इस टेबल को आपको दिमाग में रखना। अब क्वेश्चन कैसे रेज होते हैं, अब जैसे मान लो टोटल हमारे पास 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के वैल्यूज है। अब यहां पर जैसे रेडियो वेव्स है, तो रेडियो वेव्स का यूजेस सबसे पहले रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में यूज करते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर याद रखना है, ठीक। सोर्सेस भी आप याद रखेंगे। माइक्रोवेव से इसके फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर याद रखना है। तो हमने एक सीक्वेंस बना दिया कि ये फ्यू हर्ट्ज टू 10⁹ हर्ट्ज है, तो माइक्रोवेव्स इससे आगे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है, तो 10⁹ हर्ट्ज टू 10⁻11 हर्ट्ज। ये ऑर्डर याद रखेंगे। फिर माइक्रोवेव्स का यूज रडार एनालिसिस ऑफ फाइन डिटेल्स ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड माइक्रोवेव में यूज करते हैं इसको। इंफ्रारेड इसी तरह से ये 10⁻11 से 10⁻14 हर्ट्ज, इसको इंडस्ट्री में मेडिसिन में यूज करते हैं, नाइट विजन डिवाइस में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में यूज करते हैं। इसी तरह से लाइट और विजिबल स्पेक्ट्रम है। अब ये 10⁻14 है, यहां पर 10⁻14 हर्ट्ज टू, ये चूंकि ऐसे आप याद रख सकते हो 4000 एंगस्ट्रम टू 7500 एंगस्ट्रम, हमने 8000 राउंड अप में लिखा है, ठीक। इसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, फोटोग्राफी में यूज करते हैं, कलर्स डिटेक्ट करने के लिए। अब इसी तरह से फिफ्थ है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल देखिए, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर चेंज कर गया। अल्ट्रावायलेट उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एक्सरेस उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, गामा रेस सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन होता है, और इसके यूजेस हमने लिख दिया। ये यूजेस दिमाग में रखना है, एक एक 3-4 यूजेस अपने दिमाग में रखेंगे। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ऑर्डर दिमाग में रखना है। इससे रिलेटेड 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आता है। क्लियर? तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला पार्ट भी खत्म हो गया। ये हम लोगों ने फर्स्ट बुक कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स मेन पार्ट है, ठीक है।